नमस्कार। कूल मॉम कुकिंग के लाइफस्टाइल सेगमेंट में आज आपका स्वागत है। आज हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर पुलकित पांडे से, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं और ही इज़ वेरी यंग डायनेमिक पर्सनालिटी जो जैन बेस्ड हैं। और आज हम उनसे डिप्रेशन, एंजाइटी, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, मेनी थिंग्स वी विल डिस्कस टुडे। सो डॉक्टर पुलकित पांडे, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। और मैं आपका चैनल काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ, कूल मॉम कुकिंग। बहुत ही सिंपल स्टेप्स में और बहुत डिटेल्स में आप काफ़ी सारे रेसिपीज़ बताते हैं और बहुत सारे सीक्रेट्स भी बताते हैं जो कि बाकी लोग नहीं बताते हैं, ताकि वो इफ़ेक्ट नहीं आ पाए। तो इट इज़ अ वेरी नाइस चैनल एंड आई फॉलो इट। डॉक्टर पुलकित, कुछ भी स्टार्ट करने से या क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप मेरे दर्शकों को बताएं कि साइकेट्री होती क्या है, या इसमें आप किस तरह का अध्ययन करते हैं, किस तरह के लोगों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि आम लोगों में इस ब्रांच की इतनी ही अवेयरनेस या जागरूकता नहीं है। तो प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताइए। साइकेट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसकी जर्नी जो है वो बहुत ही अनोखी रही है बाकी किसी भी ब्रांच की तुलना में। क्योंकि साइकाइट्री के जब सिम्टम्स शुरू में आते थे, मतलब कि जब हम आदि मानव थे, तब से लेकर आज से कुछ 500-600 साल पहले तक भी, या यूं कहें कि थोड़ा 1000 साल पहले तक भी, इसे ऐसा माना जाता था कि ये भगवान गुस्सा हो गए हैं तो उनका प्रकोप है, या फिर किसी भूत प्रेत का साया है। तो उसको उसी तरीके से ज़्यादातर जगह पर ट्रीट किया जाता था। जबकि इसका पहला जिक्र हमारी चरक संहिता में कर दिया गया था, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि ये हमारे शरीर में कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, उसकी वजह से है। उसके बाद में हिपोक्रेट्स आए। लेकिन इन लोगों के समझाने के बाद भी साइकाइट्री का उतना उस तरीके से प्रचलन नहीं हुआ, क्योंकि कोई इलाज भी अवेलेबल नहीं था उस तरीके से। फिर बाद में जब फ्रॉइड साहब आए, अभी 1800 वाली जो सेंचुरी थी उसमें, उन्होंने साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया कि भाई जो भी इलनेसेस हैं, ये वाली मेंटल इलनेसेस, वो आपके ब्रेन के अंदर होती हैं। तो उनके कारण बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि उन्होंने उनके उस चीज़ के बहुत सारे इलाज भी बताए। तो उसके कारण बहुत प्रोग्रेस हुई। और फाइनली अब हम आज इस स्टेज पे हैं कि हमें पता है कि साइकाइट्री जो है वो ब्रेन के अंदर ही बहुत ही माइक्रोस्कोपिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जो कि हमारे न्यूरॉन्स में, उससे रिलीज होने वाले केमिकल्स जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं उनमें, ग्रोथ फैक्टर्स में, सब चीज़ों में, और आपके इन्वायरमेंट का, आपके जेनेटिक्स का, कि आपके खून में अगर कोई बीमारी है या बाकी चीज़ों का भी, तो उन सब का समावेश इन बीमारियों में मिलता है हमें। तो आज की ये जो फील्ड है बहुत डेवलप हो चुकी है, और मुझे तो लगता है कि आगे जाते जाते साइकाइट्री और न्यूरोलॉजी आपस में कंबाइन होकर एक ब्रांच हो जाएंगे। तो डॉक्टर, आज हम बात करेंगे सबसे पहले डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या है, इसके बारे में आप हमें डिटेल में बताइए, क्योंकि आजकल कॉमनली देखिए, ज़रा सा भी एग्जाम का टेंशन है, घर के काम है, हर कोई कहता है कि कॉमनली यूज़ होने लगा है वर्ड कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में प्लीज़ हमें बताइए। आजकल तो मैंने भी देखा है कि ये टर्म काफ़ी कॉमनली यूज़ हो रहा है, लेकिन डिप्रेशन इतनी आसानी से होने वाली बीमारी नहीं है। ये बहुत जो बड़े मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें गिना जाता है। तो ये जो लोग भी बोलते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है या मुझे डिप्रेशन हो गया था, ये वैसा डिप्रेशन नहीं है। और आई एम इन डिप्रेशन, मेनी टाइम्स दे आर यूजिंग दिस वर्ड आल्सो। तो वो हो सकता है कि उस टाइम की आपकी सैडनेस हो। डिप्रेशन का जो डायग्नोसिस होता है वो फिक्स क्राइटेरियाज पर होता है, जैसे कि उसका ड्यूरेशन होता है कि 2 हफ्ते से ज़्यादातर लगातार होना चाहिए वो। उन 2 हफ्तों में आपका मूड लगातार बहुत ज़्यादा समय के लिए निराश होना चाहिए, या यूं कहें कि सैड होना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कि आपकी स्लीप में चेंजेस आ सकते हैं। स्लीप बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ज़्यादातर, सॉरी डॉक्टर, ज़्यादातर घटती ही है, हाँ, ज़्यादातर घटती है, कुछ केसेस में बढ़ भी सकती है। फिर खाने में चेंजेस आ जाते हैं, कोई लोगों का खाना कम हो जाता है, किसी का बढ़ जाता है। उसके अलावा लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, मतलब कि जिस चीज़ में आपको पहले ज़्यादा आनंद आता था, अच्छा लगता था करने में, उन चीज़ों से आनंद खत्म हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये बताइए डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन ऑब्वियसली एक मेंटल डिसऑर्डर है जी। और उसमें हमने देखा है कि बहुत बारीक लेवल पर न्यूरॉन्स में चेंजेस आ जाते हैं। पहले ये माना जाता था कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, मतलब कि इन न्यूरॉन्स से निकलने वाले कुछ केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स न्यूरॉन्स जैसे अलग अलग होते हैं कि भाई एक न्यूरॉन यहाँ पर है, फिर अगला न्यूरॉन यहाँ पर है, तो इन दोनों को आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट या बात करने में हेल्प करते हैं ये जो केमिकल्स होते हैं।
तो पहले माना जाता था कि सेरोटोनिन नाम का जो केमिकल है उसमें कमी आ जाती है, जिस वजह से ये सारे फीचर्स आते हैं। और हमारी आज की ज़्यादातर दवाइयाँ भी इसी थ्योरी पे बेस्ड हैं। लेकिन फिर आगे जाके पता चला कि ये सिर्फ केमिकल का बदलाव नहीं है, हमारे ब्रेन के अंदर भी बहुत सारे एरियाज में एक्चुअल चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि कई लोगों में पाया गया है कि हिप्पोकैम्पस का जो साइज रहता है वो कम हो जाता है। हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का मेमोरी वाला ऑर्गन रहता है, तो उसके कारण कई लोगों की मेमोरी वीक हो जाती है, वो बहुत जल्दी भूलने लग जाते हैं। और वो मेरे पास आते भी हैं, बोलते हैं कि मैं बहुत जल्दी कुछ भी रखता हूँ तो भूल जाता हूँ, या पुरानी बातें भूल जाता हूँ, ऐसा। तो एक्चुअल ब्रेन चेंजेस भी होते हैं, उसके अलावा ये जो बहुत बारीक बारीक चेंजेस होते हैं ये भी पाए गए हैं। तो डॉक्टर, आप जैसे कह रहे हैं कि भूलने की बीमारी होती है, ये तो अधिकतर देखा गया है कि ओल्ड एज में जाके होता है, तो क्या ये यंग बच्चों को भी हो जाता है डिप्रेशन में? वो भी भूलने लगते हैं? हाँ, जो ओल्ड एज वाला डिमेंशिया होता है वो एकदम अलग बीमारी है। उसमें क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स रहते हैं उनका डीजेनरेशन हो जाता है, मतलब कि वो खराब हो जाते हैं न्यूरॉन्स, तो वो ब्रेन में से हट ही जाते हैं वो न्यूरॉन्स। लेकिन बच्चों या यंग एजेस में ये बीमारी ऐसे पाई नहीं जाती है। यंग एजेस में जो हमारा मेमोरी प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं उससे वापस रिकवरी बहुत आसान है, हम उससे वापस रिकवर कर सकते हैं मेडिकेशंस की मदद से, थेरेपीज की मदद से। डिप्रेशन खत्म हुआ तो ये वाली चीज़ें वापस ठीक हो जाती हैं। तो ये बीमारी जो है डिप्रेशन, ये क्या पूरी तरह क्योरेबल है? बिल्कुल इससे बाहर आ सकते हैं बच्चे हों या जिसे भी डिप्रेशन हो, तो इसके लिए कोई मेडिकेशन होती है? हाँ, इसके लिए जो मेडिकेशंस रहती हैं जैसे कि SSRI है, SNRI है, और भी कई सारी मेडिकेशंस हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट के सिम्टम्स वगैरह कैसे हैं, तो वो साइकाइट्रिस्ट का अपना ओपिनियन रहता है, हर किसी का ट्रीटमेंट अलग होता है, तो वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट चालू करते हैं। जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हम दवाई लें या थेरेपी लें, तो मेरा आंसर रहेगा कि आप दोनों चीज़ें लें। अगर माइल्ड डिप्रेशन है तो अकेली थेरेपी काम कर सकती है, लेकिन अगर मॉडरेट या सीवियर डिप्रेशन है, उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको दोनों चीज़ों का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। तो डॉक्टर, ये बात तो तब है जब वो जानते हो कि डिप्रेशन हुआ है और डॉक्टर से मिलना है, साइकेट्रिस्ट से मिलना है। हाँ। वो जो हम सोसाइटी में देखते हैं, पढ़े लिखे लोग भी एक साइकेट्रिस्ट के पास जाने से कतराते हैं, क्योंकि सॉरी टू से एक आम लोगों में जो धारणा है साइकेट्रिस्ट मीन्स पागलों का डॉक्टर, और वो लोग दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस कि आवर चिल्ड्रन और फैमिली मेंबर दे आर हैविंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो उसके बारे में बताइए कि इस तरह की भ्रांति क्यों है, और अगर आज से पीछे 20-25 साल पहले अगर इस तरह होता था, हालांकि उन दिनों इतना ज़्यादा डिप्रेशन या इस तरह की बीमारियां देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अगर आज होता है तो लोगों को किस तरह जागरूक करें कि आप सीधे साइकेट्रिस्ट से मिलिए, इस तरह का नहीं है कोई भी डिप्रेशन या इस तरह की एंजाइटी या किसी तरह का डिसऑर्डर, ये पागलपन नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को? साइकाइट्री के लिए जो लोगों के मन में हिचक है उसका बहुत बड़ा कारण है साइकाइट्री की खुद की हिस्ट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भूत पिशाच का असर या भगवानों का गुस्सा, ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा एसोसिएट किया जाता था, और ट्रीट भी वैसे ही किया जाता था कि झड़वा फुकवा रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। कई सारी कल्चर्स में तो उनका एग्जीक्यूशन तक हो जाता था। उसके बाद में जब थोड़ी सी जागरूकता फैली तब भी इलाज नहीं था। उस टाइम पर मेंटल पेशेंट्स को उठा के, अब कोई इलाज तो है नहीं तो क्या करेंगे, तो उनको बंद कर देते थे मेंटल हॉस्पिटल्स में। कहने के हॉस्पिटल्स से थे वो जेल्स, जहाँ पर बहुत ज्यादतियाँ होती थी। इस कारण से उसका स्टिग्मा शुरू से लेकर आज तक भी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और ख़ासकर हमारे यहाँ पर जागरूकता बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हम और आप मिलकर ये पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं ताकि ये सब जागरूकता फैले। मैं भी पर्सनल लेवल पे अपने चैनल पर बहुत कोशिश करता हूँ कि लोग उस चीज़ को समझें। जी बिल्कुल डॉक्टर, हमने आपका अभी रेडियो मिर्ची पे देखा है, उज्जैन पे, और मैंने आपके चैनल्स भी देखे हैं जिनमें बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हैं सारे चैनल्स, और उसमें आप एक ज़बरदस्त तरीके से नॉलेज दे रहे हैं जो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जानकारी में मेरे कई फैमिली फ्रेंड्स हैं जो दोस्त हैं मेरे, और मैंने उनको अच्छे तरीके से बताना भी चाहा, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो बातें उनको असर करी हैं। उसमें छोटा बच्चा भी है, एक यंग लड़की भी है, एक यंग लड़का भी है, और वो सारे किसी न किसी मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं, लेकिन वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। और जैसा आपने अभी कहा कि झाड़ फूक, देवी देवता का प्रकोप, उन लोगों ने सेम चीज करी है आज के युग में, अभी कुछ महीनों साल पहले। तो आप उसके लिए क्या बताना चाहेंगे कि हम इसको किस तरह रोक सकते हैं, और लोगों के अंदर इसकी जानकारी कैसे हम फैला सकते हैं? हाँ, इसी एज ग्रुप में जो बच्चों वाली एज ग्रुप है, इसमें इन बीमारियों को पहचानना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, कम से कम 50-60 ऐसी बीमारियां हैं जिनके सिम्टम्स आपस में ओवरलैप करते हैं। तो इनको पहचानना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसका आम जनता के लेवल पर एक आसान सा रास्ता ये है कि आप अपने बच्चे का बिहेवियर देखते रहो।
अगर आपको उसमें कुछ अचानक से बदलाव लगने लगता है कि जैसे वो पहले लोगों के साथ में बैठ के बातें करता था, अब वो अकेला अकेला रहने लगा है, पहले दूसरों के साथ में एक्टिविटीज़ में एंगेज होता था, अब उसने एंगेज होना बंद कर दिया है, कोई भी ऐसा अलग सा चेंज आपको लगता है, अचानक से एकेडमिक परफॉर्मेंस उसकी गिरती जा रही है, तो फिर आप उसको एक किसी साइकेट्रिस्ट के पास में लेके जाइए। वो फिर आपका डायग्नोसिस बनाएंगे और इस हिसाब से ट्रीट करेंगे। उसके अलावा जागरूकता के लिए डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि यूट्यूब हो गया और भी है इंस्टाग्राम वगैरह, उसमें अगर जागरूकता फैलाएंगे तो आई थिंक आजकल वो सबसे रीचेबल जगह है जी। और मुझे जो एक बात और इसमें समझ आती है कि फैमिली में स्पेशली मदर फादर को अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। हाँ। उनकी डे टू डे की एक्टिविटी, उनके फ्रेंड्स, उनके जो एकेडमिक्स हैं जैसा आपने हाँ, कहा, हाँ, उन हाँ। सब पर ध्यान देना चाहिए। तभी हम इन सब चीज़ों को अपने नोटिस में ला सकते हैं और उसको किसी को भी उससे जज कर सकते हैं हाँ। कि ये इस चीज़ से सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब, आजकल एक और चीज़ सुनने को मिलती है कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, वर्क प्लेस पे जाके होती है, किसी को घर में हो रही है, किसी को मार्केट जाके होती है, किसी को कोई फिल्म देखने के बाद होने लगती है। तो क्या एंजाइटी भी डिप्रेशन से जुड़ी हुई है? एंजाइटी तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन, आई थिंक सबसे ज़्यादा कॉमन जो मेंटल डिसऑर्डर है जो चल रहा है, क्योंकि एंजाइटी होना आजकल बहुत ही आसान हो गया है। इतनी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, ऊपर से इतना पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपका साथ नहीं दे रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है हम देख ही रहे हैं, तो ये सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण कि हमारे ब्रेन में एक डर को रिकॉग्नाइज करने वाला एक सेंटर होता है जिसे बोलते हैं एमिगडाला। इसका काम ही यही होता है कि डर को पहचानना। तो वो जब एक्टिव होता है तो हमारी बॉडी या तो लड़ने के लिए या भागने के लिए रेडी हो जाती है। इन दोनों चीज़ों के लिए क्या चाहिए कि हमारी बॉडी में ब्लड खूब ज़्यादा पंप हो, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा जाए, इसलिए हमारी सांस फूलने लग जाती है। उसके अलावा हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, ताकि हम भाग सकें वहाँ से या लड़ सकें। ये नॉर्मल फंक्शनिंग है उसकी। लेकिन एंजाइटी की बीमारी में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लगता है, बिना कारण ही एक्टिव होने लग जाता है। तो अगर आप बैठे हुए हो और तब आपको पसीना आने लग जाए, दिल की धड़कन बढ़ जाए, पाल्पिटेशन होने लग जाए, तो फिर आपको ये घबराहट का सिम्टम आने लगेगा कि आप कुछ भी चीज़ की टेंशन ले रहे हो और एकदम से एक्टिव हो गया और फिर धक 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 सब चीज़ें चालू हो गई। तो डॉक्टर साहब, फिर इस एंजाइटी पे काबू पाएं कैसे? इसको किस तरह रोकें? इसको काबू में करना काफ़ी आसान भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी। आसान अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो फिर आप इजीली अपने लेवल पे कर सकते हो। जैसे कि अगर आप डेली योगा करो या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, जैसे कि जेकबसन्स प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, JPMR बोलते हैं उसे, या सिंपली मसल रिलैक्सेशन, वो आप कर सकते हो। उसके अलावा प्राणायाम हो गए, ये सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, तो ये आपको एंजाइटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये तो सोशल मीडिया में सभी जगह अवेलेबल है। कोई भी दर्शक अगर देखना चाहे योगा के सारे स्टेप और जो आपने एक्सरसाइज बताई हैं, तो इजीली उसको घर पे बैठ के कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब, आप तो विद्वान पुरुष हैं, लेकिन हम लोग जो आम जनता है वो इस चीज़ को समझ नहीं पाती है कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये है। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी तो हर इंसान में रहती है, बिना उसके हम काम भी नहीं कर सकते। अगर हम स्ट्रेस नहीं ले तो हम कोई काम भी नहीं करेंगे। सेम थिंग, अगर एग्जाम्स चल रहे हैं, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस लेना ही पड़ता है, लेकिन हाँ, उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। डॉक्टर पुलकित, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसके बाद लोगों में कॉमनली देखा गया है कि लोग कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही, स्पेशली लेडीज़ में। जेंट्स में भी होता है, लेकिन कई लेडीज जो 45-50 ईयर्स की तरफ जा रही हैं या यंग भी रहते हैं, लेकिन मोस्टली मेनोपॉज के टाइम 45 to 50 ईयर्स लेडीज का कहना है कि हमें नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। और जो यंग जनरेशन है वो स्ट्रेस की वजह से। तो क्या स्लीपिंग डिसऑर्डर भी एंजाइटी, डिप्रेशन इससे जुड़े हुए हैं? इनका आपस में कोई संबंध है? बिल्कुल। इवन पहले तो ये माना जाता था कि जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं वो एंजाइटी के कारण या डिप्रेशन के कारण ही हो रहे हैं या किसी और मेंटल इलनेस के कारण हो रहे हैं। लेकिन आजकल स्लीप डिसऑर्डर्स को एक अलग से पूरी कैटेगरी उठा के दे दी गई है, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है कि कई थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि स्लीप में गड़बड़ी होने की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह होता है। तो आजकल स्लीप डिसऑर्डर्स को एकदम अलग से लिया जाता है कि अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन या और कोई मेंटल इलनेस नहीं है, सिर्फ स्लीप डिसऑर्डर है, सिर्फ इंसोम्निया है, तो उसको भी एक अलग बीमारी की तरह ट्रीट किया जाएगा। डॉक्टर पुलकित, मैंने रिसेंटली आपका भी एक वीडियो देखा था, जो आपके यूट्यूब में वीडियो आते हैं, तो उसमें टॉक्सिक पीपल के रिलेशनशिप के बारे में आपने दिया था, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, तो ये जो लोग रहते हैं
ये कहीं ना कहीं किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, जिसमें कि उनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो कि या तो जेनेटिक्स के कारण आते हैं या फिर हो सकता है कि उनका चाइल्डहुड बहुत अच्छा नहीं बीता हो, चाइल्डहुड में किसी भी तरह का एब्यूज हुआ हो, हाँ, तो वो उसके कारण ये ज़्यादा पनप जाते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी को बॉर्डरलाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी बहुत ही ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग होती है, वो हमेशा एक बॉर्डर पे खड़े होते हैं। तो अगर आप उनसे अच्छा बिहेव करेंगे तो वो आपके लिए एकदम भगवान समान हो जाएंगे, और वहीं अगर आपने उनके अगेंस्ट बात कर दी कुछ भी जरा सी भी, तो वो आपको एकदम शैतान मान लेंगे। तो वो उनका एकदम ब्लैक एंड वाइट होता है, उनका ग्रे नहीं होता कि अच्छा ठीक है ये अपने साथ का ही तो है, चलो ये बोल रहा है तो इसकी बात रख लेते हैं, नहीं, वो उनका एकदम ब्लैक एंड वाइट नजरिया रहता है, इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन। फिर उसका अगला वाला होता है नार्सिसिस्टिक। नार्सिसिस्टिक जो लोग रहते हैं उनका ज्यादातर फोकस खुद के ऊपर रहता है, मतलब उनकी जो दुनिया रहती है उसका मेन हीरो वो खुद ही लोग रहते हैं और बाकी सारे साइड एक्टर्स रहते हैं। ये मतलब बहुत सिंपल वे में मैं इस चीज को बता रहा हूँ। फिर होते हैं डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले, जिनका कि थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम लो होता है, वो हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं किसी भी चीज के लिए, कि भाई कुछ भी करना है तो वो साथ में ही करना है, ऐसा। और ये तो सिर्फ कुछ ही हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या नार्सिसिस्टिक पीपल हैं या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले हैं, तो इनके लिए भी कोई मेडिकेशन है? इनकी इस जो इनकी आदतें हैं या जो इनका सोचना है जिस तरह आप बता रहे हैं, तो क्या हम उन सबको मेडिकेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं या उससे दूर कर सकते हैं, उस इंसान को ठीक कर सकते हैं, नॉर्मल उसमें ला सकते हैं? पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में मेडिकेशंस का काफी लिमिटेड रोल है, कि जैसे अगर उनको ज्यादा इरिटेबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या इन्हीं के साथ में डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत कॉमनली मिलते हैं, तो इन सब चीजों को हम काफी कुछ ठीक कर सकते हैं। कभी स्लीप डिसऑर्डर्स भी मिलते हैं, तो ये सब चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो इनका मेन प्रॉब्लम है, मतलब इनकी पर्सनालिटी, उसके लिए लंबे समय तक थेरेपी चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी वैसी क्यों हुई है, सालों साल का ट्रॉमा झेला है, उनके जीन्स में ही वो चीज है। तो अगर आपको इतनी स्ट्रॉन्ग अगर कोई चीज उनकी चेंज करनी है तो आपको बहुत टाइम तक उनकी थेरेपी करते रहनी पड़ेगी, साथ में मेडिकेशंस वगैरह, तो ये बहुत ही ज्यादा कम्बरसम प्रोसेस है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस तरह के लोगों को हम किस तरह मदद करके बाहर निकालें उनकी उस सिचुएशन से, जो जिसमें उनको खुद ये नहीं पता है कि वो एक तरह के ट्रैप में है, अपने ही बनाई हुई दुनिया के अंदर घूम रहे हैं वो, और वो उनको हम किस तरह निकालें, हम उनकी किस तरह मदद करें? सबसे पहला इसमें जो पिलर है वो है लव एंड सपोर्ट। आपको उनकी तरफ लविंग होना पड़ेगा, सपोर्टिव होना पड़ेगा, और जब आप इतने लविंग और सपोर्टिंग होते हैं तो फिर वो लोग भी आपकी तरफ ओपन होते हैं काफ़ी ज़्यादा। जब आप उनकी बातों को समझेंगे तो वो भी आपकी बातों को धीरे धीरे समझना चालू करेंगे। फिर आप धीरे धीरे उनको थोड़ी सी हिंट्स दे देकर उनको थोड़ा सा एक कॉम्प्रोमाइज़ के लेवल पर आ सकते हैं कि यार अपने को थोड़ा सा एक किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। फिर आप उन्हें धीरे से साइकोलॉजिस्ट के पास में ले जा सकते हैं, जो कि या तो अपने लेवल पर उनसे डील करने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर सिम्टम ज़्यादा हैं तो फिर वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास भी भेज सकते हैं। बेसिकली एक लंबी प्रोसेस होगी। हाँ। इसमें आपको बहुत पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा। हाँ। डॉक्टर पुलकित, अब हम आपसे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। हाँ। तो प्लीज़ उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए, और वो जानना चाहेंगे कि इससे क्या उपाय भी हो सकते हैं, इससे बाहर निकलने के क्या उपाय हो सकते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो बहुत ही सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स में से आता है, और इसकी ज़्यादातर शुरुआत यंग एज में हो जाती है, जैसे कि एडोलेसेंस के बाद में, जैसे 15-16 साल की एज से। इसमें इंसान का जो ब्रेन रहता है वो रियलिटी से कनेक्शन को छोड़ देता है, जिसके कारण कि उसको दूसरों के ऊपर शक होना, जैसे कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो उनको देखकर वो बोलेगा, भले ही वो अनजान है, तो उनको लगेगा कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, या उसको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई मारने आ रहा है, उसे बहुत ज्यादा डर लगेगा। कई बार उसे ये सब चीजों को डिल्यूजन्स बोलते हैं। फिर उसको कई बार ऐसे दूसरों की आवाजें सुनाई आती हैं उसके कानों में बाहर से, कि कोई मेरे बारे में या तो बात कर रहा है, या कोई मुझे गाली दे रहा है, या इवन कोई मुझे कमांड्स दे रहा है कि ये करो वो करो। अब मान लो कि अगर किसी को ऐसी आवाजें सुनाई देगी तो हो सकता है कि वो उसके लिए रिएक्ट करे, तो वो बहुत कॉमनली इनमें मटरिंग देखी गई है। मटरिंग मतलब कि हाँ, अकेले में वो बैठ के बड़बड़ाते हैं, तो लोगों को लगता है कि इसके ऊपर तो भूत का साया हो गया। बड़े बूढ़े लोग करते हैं जो 80-90 साल के हो जाते हैं। लेकिन वो कैसे बात करते हैं कि वो अपने आप से ही बात करते हैं कि ये तो ऐसा, ये तो वैसा है, ये इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। स्किज़ोफ्रेनिया वाला पेशेंट हो सकता है कि उन आवाजों को जवाब दे रहा हो, तो ऐसा लगता है वो किसी से बात कर रहा है। तो ऐसे में कोई दूसरा देखेगा तो उसे लगेगा कि इसके ऊपर तो कोई भूत का साया हो गया है, तो फिर वो उनको सबसे पहले झड़वाने फुकवाने ले जाते हैं। इनको बोलते हैं हैलुसिनेशंस। लेकिन ये
जो स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है इसकी शुरुआत ऐसे नहीं होती है, इतनी सीधे सीधे तरीके से नहीं होती है। शुरू में इसमें ऐसा लगता है कि जैसे डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हों। वो लोगों से अकेला अकेला रहना चालू कर देता है, बात उतना नहीं करता, कुछ काम वाम पर नहीं जाता, कुछ ज्यादा बोलता चालता नहीं है, खाना दे रहे हो तो खा रहा है, नहीं तो नहीं खा रहा, ऐसे। और फिर धीरे धीरे अलोंग द ईयर्स उसको ये बाकी सिम्टम्स आते हैं। तो इसके कारण शुरू में ही अगर किसी साइकियाट्रिस्ट के पास में लेके जाएंगे तो हो सकता है कि उसका बहुत अच्छा आगे जाके जीवन सुधर जाए, जिसमें कि वो एकदम नॉर्मल जिंदगी जी ले। जितना जल्दी ट्रीटमेंट होगा उतना जल्दी वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगा और उतना ज्यादा जाएगा। क्योंकि जितना लंबा समय होता जाता है, जैसे मान लो आपने 3-4 साल ऐसे ही बिगाड़ दिए झड़वाने फुकवाने में, इसमें उसमें, तो ये बीमारी कॉमन इन इंडिया, वेरी कॉमन। हाँ, तो ये बीमारी बहुत रेजिस्टेंट हो जाती है। फिर आप कितनी भी दवाई दे लो फिर बिल्कुल भी असर नहीं आता है। और इसका सबसे मेन ट्रीटमेंट है दवाइयाँ, बिना मेडिकेशंस के नहीं हो पाता। डॉक्टर पुलकित, हमें ये भी बताइए, जैसे एक किसी भी लेडी के जीवन में सबसे अच्छा जो मोमेंट होता है वो उसका बेबी होना होता है, लेकिन उसके बाद भी कई लेडीज को एक काइंड ऑफ डिप्रेशन हो जाता है जिसे पोस्टमार्टम भी बोला जाता है। डॉक्टर साहब, तो उसके बारे में आप बताइए हमें कुछ। जब एक वुमन प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स में चेंज आ जाता है, क्योंकि उसको अपनी बॉडी के साथ साथ एक और बच्चे की बॉडी की देखभाल भी करनी है अब। और जैसे ही ये बच्चा होता है तो वो सारे हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स वापस से विड्रॉ हो जाते हैं सेवरल टाइम्स। मतलब कि 4 गुना से 8 गुना तक फर्क आ जाता है उनके लेवल्स में। अब जब बॉडी में इतना ज्यादा फर्क आएगा तो सडनली वो इम्पैक्ट आपकी बाकी बॉडी पर तो पड़ता ही, जैसे कि आपने देखा कि बहुत वीकनेस आ जाती है, थकान आ जाती है, वैसे ही इम्पैक्ट आपके ब्रेन पर भी पड़ता है। तो जब इतने सारे हार्मोन्स का इतनी सारी गड़बड़ी हो जाती है, उसके कारण पोस्टमार्टम डिप्रेशन होना, साइकोसिस होना बहुत कॉमन है। और इसके लिए ऑब्वियसली अगर आप किसी हॉस्पिटल में हैं तो आपका साइकियाट्रिस्ट ओपिनियन होता है, जिसमें कि एक साइकियाट्रिस्ट आपको आके देखते हैं और उस हिसाब से आपको दवाई देते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात वो है कि जो माँ रहती है वो अपने बच्चे को दूध वगैरह भी पिलाएगी, तो अब जो आप दवाई खा रहे हो वो हो सकता है कि दूध के रास्ते होते हुए बच्चे में भी चल जाए। तो साइकियाट्रिस्ट लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चे को कोई भी नुकसान ना हो और माँ के सिम्टम्स भी धीरे धीरे ठीक हो जाए। बिल्कुल सही डॉक्टर, क्योंकि कई बार ये भी देखा जाता है कि माएँ जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको देखती नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो मे बी इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पोस्टमार्टम। हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा। और इसमें जो वुमेन खुद कर सकती हैं वो एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे कि एक्सरसाइज करना, 20 मिनट की वॉक वगैरह, इट गोज अ लॉन्ग वे। आपका डिप्रेशन वगैरह, एंजाइटी वगैरह सब चीज़ों में बहुत हेल्प करती है। उसके अलावा हेल्दी डाइट, कि आप घर का बना खाना खाएं, कम तेल मिर्ची वगैरह वाला खाना खाएं, कम मसालों वाला खाना खाएं, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, एंड ऑफ कोर्स फैमिली मेंबर्स उनका जो सपोर्ट बहुत जरूरी है, हस्बैंड का सपोर्ट बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। डॉक्टर, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो मेनोपॉज और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। कि क्या मेनोपॉज के बाद या ड्यूरिंग मेनोपॉज लेडीज के ब्रेन में, जैसा मैंने कहीं पढ़ा है, कुछ डिफरेंस आता है क्या, या उनको कुछ किसी तरह से वो अफेक्ट करती हैं वो चीजें, उसके बारे में प्लीज बताइए। बिल्कुल, जैसा कि हमने अभी पोस्टमार्टम डिप्रेशन में देखा, वैसा ही मेनोपॉज के टाइम पर भी बहुत सारे हार्मोन सडनली विड्रॉ हो जाते हैं, जो कि इतने सालों से एक फीमेल की बॉडी में चले आ रहे थे। तो ऐसा देखा गया है, जो कि मतलब मेरी बहुत आसान भाषा में समझाने का तरीका है, कि वुमेन की बॉडी भी धीरे धीरे मेल्स की तरफ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होने लग जाती है उस सिचुएशन में। फीमेल हार्मोन कम होने लगते हैं। हाँ, फीमेल हार्मोन कम होने की वजह से। तो ये उसका कारण नहीं है, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि इतना ज्यादा डिफरेंस आने लगता है। और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से जो पेरीमेनोपॉजल डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इवन फ्लशिंग वगैरह हो जाती है, हॉट फ्लशेस आते हैं, ये सब चीजें उन्हीं के कारण आती हैं। क्योंकि कई लेडीज में देखा गया है कि वो काफी वायलेंट भी हो जाती हैं इस प्रोसेस के थ्रू, या इस प्रोसेस से जब वो गुजरती हैं, तो उस समय उनमें काफी चेंजेस आते हैं। और कई लोग उसको, हमारे समाज में कभी भी लड़कियों को या घर की महिलाओं को ये बताया नहीं जाता कि यू आर गोइंग टू फेस दिस फेज ऑल्सो, तो वो रेडी नहीं रहती हैं अपनी लाइफ में। जबकि अब ये एरा आ चुका है कि हमें अपने बच्चों को इसके बारे में भी बताना चाहिए कि एक आफ्टर सर्टेन एज के बाद आप में ये चेंजेस आएंगे। जैसे जब बच्चियां 11 या 12 साल की होती हैं तो उनमें पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, तो ये भी उनको जानकारी दी जानी चाहिए। और एक समय के बाद ये पीरियड्स बंद हो जाएंगे और आपके बॉडी में अलग चेंजेस आएंगे, ये भी उनको पता होना चाहिए, जिससे वो मेंटली प्रिपेयर रहें ये सब चीज़ों के लिए, चेंजेस के लिए। डॉक्टर पुलकित, अभी हमने चर्चा की डिप्रेशन की, एंजाइटी की, स्किज़ोफ्रेनिया की और बहुत सारी मानसिक बीमारियों की। तो आपने जैसा बताया कि इन सब में
इनका मेडिकेशन है, एक तरह की मेडिसिन आप इसके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि इन मेडिसिन के क्या कोई साइड इफेक्ट होते हैं? हाँ, साइड इफेक्ट्स बिल्कुल हो सकते हैं। पहले की जो दवाइयाँ आती थी साइकाइट्री की, उनके साथ में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते थे कि कई बार बॉडी में स्टिफनेस आ जाती थी, कभी अजीब सी मूवमेंट्स आ जाती थी। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन थी। इवन ये माना जाता था कि जब तक ये साइड इफेक्ट्स आए ना, तब तक वो दवाई काम ही नहीं कर रही है। तो इसके कारण जो दवाइयाँ थी वो अपने साइड इफेक्ट्स के कारण बहुत ज़्यादा बदनाम हो गई थी। फिर क्या हुआ कि अब ऐसी ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं कि जिनके साइड इफेक्ट्स काफ़ी कम हो गए हैं, जिसके कारण कि लंबे समय तक आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब छोटे मोटे साइड इफेक्ट जैसे कि वेट गेन, हो सकता है कि वेट गेन किसी के लिए छोटा साइड इफेक्ट नहीं हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन उसके लिए आप चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि डाइट, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा और आपकी डिसीजेज भी। पर फाइनली वही सवाल आता है कि आप एक तराजू में एक तरफ अपने साइड इफेक्ट्स रखिए और दूसरी तरफ अपनी बीमारी के सिम्टम्स। अब आप देखिए कि आप किस चीज़ के साथ जी सकते हैं। क्या आपकी बीमारी के सिम्टम्स इतने ज़्यादा हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में कि आपको आसपास की रियलिटी का ही अंदाज़ा नहीं है, तो क्या आप उन सिम्टम्स के साथ जी सकते हैं, या फिर आपके लिए दवाई के सिम्टम्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि दवाइयाँ हमारी लाइफ को इजी बना रही हैं बहुत ज़्यादा। भले ही हमें किसी भी तरह का डिसऑर्डर है, बीमारी हाँ। है, मानसिक है, तो उसके लिए दवाइयाँ लेनी चाहिए और डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि प्रॉपर मेडिकेशन लेना चाहिए, तो कई पेशेंट ऐसा पूछते हैं कि कहीं हम इस दवाई की आदत तो नहीं लग जाएगी, लाइफ लॉन्ग हमको ये दवाई तो नहीं खाना पड़ेगा और इसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे, और वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं इस चीज़ के लिए। तो ये प्रॉब्लम से तो मैं बहुत ज़्यादा जूझता हूँ, क्योंकि जो भी मरीज आता है उसके घर वाले यही पूछते हैं। अब इसका जवाब ऐसा है कि मान लीजिए कि आपके दिमाग के अंदर ही बीपी या शुगर की बीमारी हो गई है। अब जैसे बीपी शुगर के लोग मस्त रोज दवाई खाते हैं, जब तक दवाई खाते हैं तब तक बीपी भी कंट्रोल में रहता है, शुगर भी कंट्रोल में रहता है, अच्छी कटती रहती है लाइफ। बीच बीच में कभी कभी दवाई के चलते भी उनका बीपी या शुगर बढ़ सकता है। वैसे ही स्किज़ोफ्रेनिया है या बाकी मेंटल इलनेसेस हैं, आप दवाई खाते रहोगे आप बढ़िया रहोगे, लेकिन अगर आपने दवाई एकदम से छोड़ दी तो उसके सिम्टम वापस से बढ़ जाएंगे, और दवाई के चलते में भी कभी कभी बीच में बढ़ सकते हैं, तो दवाई के बढ़ाने से वो वापस से ठीक भी हो जाते हैं, फिर से दवाई हम बाद में वापस कम कर सकते हैं। अब ये तो वही बात हो गई कि भाई हड्डी टूटी है और आप बोल रहे हो कि हमें पट्टे की आदत लग गई है। अरे घाव को भरने तो दो, एक बार अगर आपका घाव भर गया, जैसे डिप्रेशन एंजाइटी के मेडिकेशन हैं, अगर आप कुछ महीने लगकर ले लेंगे, आपके दिमाग की न्यूरॉन्स की हीलिंग हो जाएगी, तो फिर आपको दवाइयों को धीरे धीरे कम करके बंद कर सकते हैं और फिर उससे बढ़िया ट्रीटमेंट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि अब हमारा पॉडकास्ट टुवर्ड्स एंडिंग चल रहा है, तो आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क क्या देंगे हमारे दर्शकों को, कुछ बताइए। तो दर्शकों, जैसे कि हम अपने बॉडी के लिए, जैसे कि हमारे हार्ट के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अपना तेल तक बदल देते हैं, हेल्दी ऑयल अपनाते हैं, और अच्छा दिखने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, अपने बालों को बड़े अच्छे से बनाते हैं, बालों में अलग अलग तरह के जेल्स लगाते हैं, इवन दवाइयाँ भी खा लेते हैं बालों के लिए। तो वैसे ही हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारा ब्रेन, और इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि हेल्दी डाइट, उसके अलावा एक्सरसाइज, योगा, ये दोनों बहुत क्रिटिकल हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। और नींद, आपकी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पर सोइए, टाइम पर उठिए, कम से कम 8 घंटे की नींद तो आप लीजिए रोज़। और अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी किसी भी तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, तो उसके लक्षणों को पहचानने की कोशिश कीजिए और हेल्प लेने में हिचकिचाइए मत, क्योंकि ये छोटी सी जागरूकता एक बहुत बड़ा चेंज ला सकती है, किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। दर्शकों, जैसा आपने आज देखा, कूल मॉम कुकिंग के लाइफस्टाइल सेक्शन में हमने डॉक्टर पुलकित पांडे से मेंटल हेल्थ पे बात करी, और उन्होंने हमें बहुत डिटेल में सारी जानकारी दी है, जो कि हम सब के लिए बहुत ही लाभदायी होने वाली है। और मैं भी ये बात कहना चाहूँगी कि अगर आपके आसपास किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो सपोर्टिव बनिए, उनकी मदद करिए। आपका एक मदद का हाथ किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। और अगर आपको मेंटल हेल्थ से जुड़े किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज हैं, तो वो डॉक्टर पुलकित से आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके चैनल का आपको पूरा डिटेल दे दूंगी, क्योंकि ये कूल मॉम कुकिंग में लाइफस्टाइल का फर्स्ट एपिसोड था, तो ऐसे ही और एपिसोड हम लेके आएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।